सर्वेभ्यो नमः। विशेष रूप से आज का हमारा वीडियो रहेगा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए, जो भी राजस्थान बोर्ड से 10वीं कक्षा में जो अध्ययनरत हैं और जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ने के जो इच्छुक हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपको हम कंप्लीट मोबाइल के माध्यम से आप पूरा कंप्लीट कोर्स देख सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल लखन माली के द्वारा आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दी जाएगी। कंप्लीट आपको संपूर्ण आपका पाठ्य पुस्तक में जो सिलेबस चलता है वो कंप्लीट आपका पूरा का पूरा सिलेबस इसमें करवाया जाएगा। बहुत ही रोचक तरीक़ा से करवाया जाएगा, बहुत ही आसान तरीक़ा से और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। जो भी संस्कृत नहीं जानता वो भी समझ सकता है, उसको भी अच्छे से समझ में आ सकती है। यदि आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और हमसे जुड़ कर के इसमें आप पढ़ने की इच्छा जाहिर करते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ पाओगे और सीख पाओगे। तो आज दोस्तों हम आपको यहाँ पर व्याकरण स्टार्ट करेंगे। कारण ये है क्योंकि हम पाठ भी स्टार्ट कर सकते थे दोस्तों, लेकिन पाठ आपको तभी समझ में आ सकता है जब आपको ग्रामर समझ में आएगी। किसी भी भाषा को यदि आप समझना चाहते हो तो सबसे पहले उसका व्याकरण आपको आना चाहिए। जितने अच्छे से आप व्याकरण समझते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से आप किसी भी पाठ को फिर बाद में समझ सकते हो, कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि आपको व्याकरण नहीं आती है तो ये आप फिक्स मानकर चलिए, तब तक आप किसी भी पाठ को, किसी भी श्लोक हो चाहे वो गद्य हो, उसको आसानी से समझ नहीं पाओगे। उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। इसीलिए हमने आपको सबसे पहले यहाँ ग्रामर का पोर्शन लिया है। तो सबसे पहले ग्रामर कंप्लीट करवाई जाएगी आपको दोस्तों। सबसे ज़्यादा नंबर ग्रामर के ही होते हैं। ग्रामर में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो, पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। उसके बाद में पाठ तो आप समझ ही जाओगे। तो चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज कुछ नया, आज श्री गणेश करते हैं और आज से हम ग्रामर स्टार्ट करते हैं। संधि का पोर्शन हम पढ़ेंगे और संधि के परिचय के विषय में आज इसमें जानेंगे। 10वीं के जितने विद्यार्थी सुन रहे हैं सभी हमारे चैनल से जुड़े हैं। लखन माली चैनल पे आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली। यदि आप साथ चलते हैं तो हम भी साथ मिलकर के काम करेंगे दोस्तों और निश्चित सफलता मिलेगी। कहते हैं कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो स्टार्ट हो जाइए तैयार। रोने से तकदीर बदलती नहीं, रोने से तकदीर बदलती नहीं। वक्त से पहले रात ढलती नहीं, वक्त से पहले रात ढलती नहीं। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, दूसरों की कामयाबी लगती है आसान। मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं, मगर कामयाबी रास्ते में पड़ी मिलती नहीं। हाँ दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल लखन माली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं मैं आप सबका दोस्त लखन लाल माली। मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बिना देरी किए आज का हम ये लेसन स्टार्ट कर देते हैं। हम बात करेंगे आज संधि के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम आपको संधि के विषय में बताएंगे। संधि के बारे में आप पहले से जानते भी होंगे दोस्तों, फिर भी आपको हम यहाँ पर कुछ ऐसी खास बात जो आपके लिए नई होंगी वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये कि जो आपका संधि शब्द है ये किस लिंग के अंदर है, जैसे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये जो संधि शब्द है ये स्त्रीलिंग का है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों जैसे संधि शब्द आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, अब इसमें हम देखेंगे संधि शब्द की यदि हम व्युत्पत्ति करते हैं तो इसमें हम देखेंगे जैसे सबसे पहले एक तो इसमें आपको सम उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। एक इसमें धा धातु है, क्या है, धा, ठीक है। धा धातु है, डूधाएँ एक धातु होती है डूधाएँ, तो उसमें से आपका धा बचता है। तो इसके बाद में आपका इसमें एक प्रत्यय लगता है, जो प्रत्यय है आपका की प्रत्यय, ठीक है। ऐसे करके आपको ये ध्यान रखना है व्युत्पत्ति में कि सम उपसर्ग है और धा धातु है और की प्रत्यय है, ठीक है। सबके स्पष्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि कई बार छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं, इसलिए जानकारी आपको हम बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जानकारी बता रहे हैं। कोई भी विद्यार्थी सुनकर के आसानी से समझ सकता है, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली दोस्तों, ठीक है। कोशिश हम कर रहे हैं पूरे की पूरे आपको अच्छे से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर देखिए सम उपसर्ग हो गया, धा धातु और की प्रत्यय। अब जो की प्रत्यय आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, ये की प्रत्यय जो है, इस की प्रत्यय को करने वाला एक सूत्र है दोस्तों, उपसर्गे उपसर्गे धोहो की। ये एक सूत्र है बच्चों, उपसर्गे धोहो की, ठीक है। सबको दिख रहा है, उपसर्गे धोहो की सूत्र है। अब इस सूत्र की सहायता से क्या होता है
कि जो धा धातु से पहले उपसर्ग होने की स्थिति में आपका की प्रत्यय होता है। ठीक है, अब की प्रत्यय करने वाला सूत्र है, ऐसे आपको समझना है। तो उपसर्गे धो हो की, इस सूत्र की सहायता से यहाँ की प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, अब की प्रत्यय के अंदर से आपका केवल ई बचता है। की में से जो क है उसकी इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है। कुल मिलाकर के ये हुआ कि इन सबको मिलाने पर सम, धा और की मिलाकर के आपका संधि शब्द बन जाता है। ऐसे अब जो संधि शब्द बना हुआ है, ठीक है, अब संधि शब्द आपका बन गया, लेकिन आपको ये बताना है कि भाई ये संधि शब्द किस लिंग का है। तो ये नियम है आपका कि उपसर्गे धो की में जो की प्रत्यय है, की प्रत्यय लग करके जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये नियम है। दुनिया के अंदर संस्कृत का ही ऐसा व्याकरण है जो एक बार लिख दिया पाणिनि जी के समय से, जो एक बार उन्होंने फिक्स लिख दिया वो आज भी वही चल रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आगे परिवर्तन होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। इतना अद्भुत और आपका जो वैज्ञानिक व्याकरण है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चाहे कोई भी ऐसी धातु है जो आपके की प्रत्यय लगने के बाद में जो उससे धातु से बनेगा जो आपका शब्द नया, वो आपका पुल्लिंग शब्द होगा। सीधी सी आपको ये बात है। तो कुल मिलाकर के याद रखना है कि की प्रत्यय लगने के कारण आपका पुल्लिंग शब्द हो जाता है। जिसके अंदर भी की प्रत्यय लगा हुआ है वो सारे के सारे आपके जो शब्द होंगे वो आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो आपका की प्रत्यय से ही संधि शब्द बना हुआ है। तो ये तो हो गया आपका संधि। अब आपको जैसे हम परिभाषा की बात करें कि दोस्तों संधि की जो परिभाषा क्या होगी, तो इसके लिए आपको हम एक परिभाषा बताते हैं जिसके अंदर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पाणिनि जी के द्वारा जो बताई गई परिभाषा है वही हम बताते हैं और उसी को आप याद रखना। तो परिभाषा है परः सन्निकर्षः, आपको दिख रहा होगा दोस्तों, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, सबको दिख रहा है स्पष्ट। अब इसमें जो सूत्र है एक ये आपका, यानी कि सूत्र के माध्यम से संधि की परिभाषा इसमें दी गई है। ठीक है, अब इसमें कहा गया कि परः सन्निकर्षः संहिता। इसका जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है कि वर्णानाम अत्यधिक निकटता संधि ही कथ्यते, यानी कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को हम संधि कहते हैं। यानी कि वर्णों की जो आपस में परस्पर जो निकटता होगी ना वही संधि है, उसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहते हैं। वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता कथ्यते। अब कैसे है इस बात को अपन को समझना है, तो इस बात को मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। तो इस परः सन्निकर्षः जो संहिता आपका सूत्र है, इसके आधार पर आपको एक चीज़ का और पता लगता है कि यहाँ पर लिखा हुआ एक शब्द संहिता। इसका मतलब हुआ बच्चों कि हम संधि को संहिता भी कहते हैं, यानी संधि का दूसरा नाम संहिता भी होता है। परः सन्निकर्षः संहिता, यानी कि वर्णों की अत्यधिक निकटता को हम संहिता कहते हैं, यानी कि संहिता का मतलब हुआ आपकी संधि। अब कैसे होती है ये आपको हम इस पे समझाते हैं, यानी कि वर्णों की अत्यधिक निकटता कैसे होती है वो आप समझना है। यदि वो समझ में आती है तो ये संधि की जो हमने बात बताई है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको बताते हैं, एक उदाहरण है सुधि। ठीक है, इधर सुधि है, इधर उपास्यः, सुधि धन उपास्यः। ठीक है, सबको दिख रहा होगा स्पष्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको आसानी से दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला शब्द सुधि है, सुधि उपास्यः। अब यहाँ पर अंत में आपको दिख रहा है ई है। ठीक है, और यहाँ पर आपका उ है। ठीक, अब इसमें आप देख पाएंगे कि एक तो आपका ईकार है, एक उकार है। अब इकार और उकार, इकार और उकार वर्णों के मध्य में अत्यंत निकटता है। अब इनके बीच में देखो यहाँ पर निकटता है। निकटता का मतलब है कि भाई यहाँ इनके बीच में कोई भी वर्ण मौजूद नहीं है। यहाँ बीच में जैसे ई और उ के बीच में कोई वर्ण यहाँ मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ। ठीक है, इसलिए ये हो गई आपकी निकटता, यानी कि समीपता। तो ऐसे आपको समझना है कि वर्णों की अत्यधिक निकटता इस प्रकार से होती है। ठीक है,
इस प्रकार की वर्णों की निकटता कहलाती है। तो वर्णों की जो निकटता होगी वही आपकी संहिता कहलाता है, यानी उसी को हम संहिता कहते हैं, और संहिता का मतलब आपकी संधि होती है। तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संहिता या संधि क्या होती है। इसके अलावा आप एक और समझ सकते हो दोस्तों, एक और तरीका आपको बता देते हैं इसको याद रखने के लिए। आप या तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि वर्ण संधानम संधिहि, ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हो, वर्ण संधानम संधिहि, यानी वर्णों का जो परस्पर संधान होता है उसको हम संधि कहते हैं। या फिर इसका मतलब हो जाता है द्वयो वर्णयो परस्परम यत संधानम मेलनम वा भवति तत्संधिहि कथ्यते। दो या दो से अधिक वर्णों का परस्पर जो मेल होता है ना, उसी को हम संधि कहते हैं। आपने ये हिंदी के अंदर ये परिभाषा बहुत पहले हमने पढ़ रखी है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको समझ लेना है। तो ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा कि संधि जो शब्द है उसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इसके अलावा समझ में आया कि संधि किसे कहते हैं, संहिता किसे कहते हैं। तो एक तो याद रखना है आपको वर्ण संधानम, और दूसरा आपको याद रखना है परः सन्निकर्षः संहिता। थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो सकती है बच्चों, तो इसलिए आप थोड़ा समझ लेना है। परः सन्निकर्ष संहिता और एक आपको वर्ण संधानम संधि, ये दो बात आपको समझनी है। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि संदेह का परिभाषा, तो आपको उत्तर लिख सकते हैं आप इसमें परः सन्निकर्ष संहिता, ये उत्तर भी आपका राइट माना जाएगा। या फिर आप लिख दिया वर्ण संधानम संधि, तब भी आपका राइट माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई कि संधि होती क्या है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं और आगे आपको समझना है कि संधि के भेदों की हम बात करते हैं। तो दोस्तों आता है आपके सवाल कि संधि के कितने भेद हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में आता है कि संधि भेदाः कति, यानी संधि के कितने भेद होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें संधि के भेदों की हम बात कर रहे हैं, तो संधि के भेदों में आपको सिर्फ 3 भेद याद रखने हैं। संधि के मुख्य रूप से जो भेद हैं वो आपको 3 याद रखने के, संधि के 3 भेद होते हैं। तो संधि के भेदों की हम बात करेंगे, भेदाः, ठीक है। अब किसके भेदों की बात कर रहे हैं हम, संधि के भेदों की, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो संधि के भेद कौन कौन से होते हैं ये आपको समझना है। तो संधि के भेदों में एक तो होती है दोस्तों आपकी अच संधि। कौन सी होती है, अच संधि, ठीक है। अब इनके बारे में हम बात करेंगे, अच संधि क्या होती है। अच संधि के बाद में एक होती है आपकी हल संधि, ठीक है ना, हल संधि, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में एक होती है आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ये आपकी कितने प्रकार की होगी दोस्तों, 3 प्रकार की आपकी संधि हो चुकी हैं। तो ये संधि के भेद होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि संधि भेदाः कति, तो आपको उत्तर लिखेंगे संधि के भेद 3 होते हैं। त्रया भेदाः, आपके 3 प्रकार के भेद होते हैं। अब नाम लिखो, तो नाम लिखने के लिए आपको ये बता दिया कि ये आपको नाम लिख देने हैं, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यानी अच संधि क्या होती है। देखो दोस्तों, अच जो होते हैं, अच का मतलब होता है स्वर, ठीक है। अच का मतलब क्या होता है, स्वर, यानी कि अ से लेकर के और च, यानी कि आपको एक तो माहेश्वर सूत्र याद करने हैं। माहेश्वर सूत्र याद इसलिए करने हैं क्योंकि माहेश्वर सूत्रों की सहायता से हम प्रत्याहार बनाएंगे, और प्रत्याहारों की आवश्यकता हमें संधि में सब जगह पड़ने वाली है, ठीक है। इसलिए आपको माहेश्वर सूत्र याद करने हैं अच्छे से, और आपको प्रत्याहार की जानकारी होनी चाहिए, तब जाकर के आप प्रत्याहार समझ पाओगे। तो इसी के आधार पर आप अच समझ जाओगे। फिर अच का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि स्वर होते हैं। और माहेश्वर सूत्रों के अंदर बात करें तो अ से लेकर के और जब तक च नहीं आए तब तक आप बोलिए। जितने भी वर्ण आपके आ जाते हैं वो सारे के सारे स्वर कहलाते हैं। तो बोलेंगे अ, ई, ऊण, री, ऋक, ए, ओंग, ऐ, औ, च, तो च आ गया। इस बीच में जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे आपके स्वर कहलाते हैं। तो कौन कौन से वर्ण हो गए, सूत्र के अंत में जो आता है वर्ण उसको हटा देना है, बाकी को सबको गिन लेना है। तो देखिए कौन कौन से आए। तो इसमें आपके आ जाएंगे आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये दोस्तों आपके स्वर हो गए। कितने हो गए, काउंट कर लो। आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। कितने हो गए दोस्तों, 9। तो 9 स्वर हैं आपके मुख्य रूप से, जो आपके माहेश्वर सूत्रों के आधार पर ये आपको बन रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके स्वर अच
क्या होता है, स्वर क्या होता है। अब संधि की बात करें कि अच संधि होती क्या है, तो अच संधि के लिए आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर स्वरों का मेल स्वरों के साथ में होता हो। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से बताएं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कि जहां पर स्वरों का मेल स्वरों के साथ में होता है उस संधि का नाम होता है दोस्तों स्वर संधि या अच संधि। बात क्लियर है। अब आपको दोनों तरफ स्वर मिलेंगे, सिंपल सी बात है, एकदम आसान सी बात है। तो हम एकदम सरल सा उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे बहुत ही सरल उदाहरण है आपका विद्या धन आलयः। ठीक है, बहुत ही सिंपल उदाहरण है, विद्या धन आलयः। तो यहाँ दोस्तों आपको बताया हमने कि जहाँ पर स्वरों का मेल स्वरों के साथ में होता हो वहाँ पर अच संधि होती है। अब यहाँ देखिए आपको अंत में क्या मिल रहा है, आ मिल रहा है, इधर क्या मिल रहा है, आ। तो यहाँ पर आ और आ दोनों के स्थान पर आ हो जाता है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ भी स्वर और यहाँ भी स्वर। तो कहने का मतलब सीधा सा हो गया कि स्वरों का मेल किसके साथ हो रहा है, स्वरों के साथ। यानी जहाँ स्वर के साथ में स्वर ही मिल रहा हो तो वहाँ पर आपकी स्वर संधि हो जाती है। ठीक है, अब स्वर संधि के अंदर अलग अलग भेद हैं फिर जिसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो भेद चलते हैं उनको हम देख लेते हैं और फिर उसी के आधार पर हम आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर पाठ्य पुस्तक में आपके कौन कौन से भेद चलते हैं और कुछ विशेष है या और जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है उसी की हम चर्चा करेंगे। उसी को आपको समझना है, उसी को याद करना है, क्योंकि पेपर उसी से आना है। ठीक है दोस्तों, चलिए पाठ्य पुस्तक की तरफ चलते हैं, पाठ्य पुस्तक में आपको बताते हैं। दोस्तों हम पाठ्य पुस्तक में आ चुके हैं। पाठ्य पुस्तक के अंदर देखिए लिखा हुआ है व्याकरणम और यहाँ पर आपको दिख पा रहा है संधि लिखा हुआ है, आपके संधि टॉपिक ये। ठीक है, तो संधि की हमने बात कर ली है जिसमें लिखा हुआ है जैसे कि जो चीज़ हमने आपको बताई है अभी ग्रीन बोर्ड के आधार पर, तो वो की वही चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। जैसे कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति, तो इसके अंदर देखो सम उपसर्ग पूर्वक आपके धा धातु है और उपसर्गे धोह की सूत्र आपको दिख रहा है। इस सूत्र की सहायता से आपको की प्रत्यय हो जाता है और संधि शब्द आपका बना हुआ है। इसके बाद में परिभाषाओं की बात करें जो आपको बता दिया, वर्ण संधानम संधि इसको आपको समझा दिया। पाणिनि जी के सूत्र की बात करें तो परसन्निकर्ष संहिता, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब भेदों की बात करें तो भेद भी आपको हमने बता दिए, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि, ये सब आपको बता दिया। अब हम बात कर रहे थे कि भाई स्वर संधि क्या होती है, अच संधि क्या होती है, यहाँ तक हम पहुँच चुके। अब देखते हैं आगे की अच संधि जो होती है, अच संधि के अंदर कौन कौन सी संधियाँ हैं जो अपने को पढ़नी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मुख्य रूप से 8 संधियों हम करते हैं। देखो ये आपकी अच संधि है। अब अच संधि के अंदर देखो दोस्तों हम एक तो पढ़ेंगे यण संधि, ठीक है, एक आपके अयादि संधि होती है, एक आपकी गुण संधि आती है, एक आपकी वृद्धि संधि आती है, एक आपकी सवर्ण दीर्घ संधि आती है, एक आपकी पूर्व रूप संधि आती है और एक आपकी पररूप संधि आती है और एक आपकी प्रकृति भाव संधि आती है। ये सारी की सारी जो संधियां हैं ये सब आपकी अच संधि के अंदर हैं। यानी अच संधि में मुख्य रूप से हम 8 संधियों का अध्ययन करते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी संधि चलती हैं, उन्हीं को हम पढ़ेंगे, बाकी को हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, उन्हीं के साथ में हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको जो जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम आगे आपको बताते हैं, जैसे अच संधि समझ में आई, इसी प्रकार जैसे मान लो दूसरी संधि की हम बात करें, हल संधि। तो हल संधि में क्या होगा दोस्तों, हल संधि के अंदर आपके हल, जो हल का मतलब क्या हुआ, व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर हल संधि में आपके इधर भी हल होगा और उधर भी हल हो सकता है, या फिर आपके यहाँ पर स्वर भी हो सकता है। यानी सिंपल सा ये हुआ कि हल संधि या व्यंजन संधि के अंदर व्यंजनों का मेल या तो व्यंजनों के साथ हो सकता है या फिर स्वरों के साथ हो सकता है। यानी व्यंजनों का मेल या तो व्यंजनों के साथ या फिर स्वरों के साथ होगा, जबकि स्वर संधि के अंदर दोनों तरफ आपका जो मेल होगा वो केवल आपको स्वर ही मिलेंगे, यानी दोनों तरफ स्वर ही मिलेंगे, स्वरों का मेल स्वरों के साथ ही होता है। जबकि व्यंजन संधि के अंदर व्यंजनों के साथ में स्वर भी मिल सकते हैं और व्यंजन भी मिल सकते हैं, दोनों ही स्थिति आपकी बन सकती हैं। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, उससे आपको इस बात को हम समझाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उदाहरण से समझ में आएगी बात।
तो अच्छे देखिए, उदाहरण से समझिए आप इस बात को कि हल संधि के अंदर किस प्रकार से हम ये आपको बताते हैं। तो अभी जैसे हम आपको बता रहे हैं हल संधि, अब हल संधि में हमने आपको बताया कि इसमें आपका हलों का जो व्यंजन है उनका मेल व्यंजनों के साथ भी हो सकता है और स्वरों के साथ में हो सकता है। जैसे हम एक उदाहरण बताते हैं आपको, वाक, वाक धन ईशः, ठीक है, वाक धन ईशः। तो यहाँ आप देखेंगे वाक धन ईशा में, तो यहाँ पर देखो एक तो है आपका वाक यानी कि क है। अब क आप जानते हैं क किस में आता है दोस्तों, क आता है आपका व्यंजन। तो जो क दिख रहा है ना ये आपका व्यंजन है, ठीक है। और ये आपका जो ई दिख रहा है ये ई आपका स्वर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों को मिलाएंगे, इनको अब दोनों को मिलाएंगे तो आपका बनेगा वागीशः, ऐसे बनेगा वागीशः, ठीक है। अब देखो यहाँ पर व्यंजन का मेल स्वर के साथ हो गया कि नहीं हो गया, और आपका एक नया शब्द बन गया। तो यहाँ पर संधि हो गई व्यंजन संधि, यानी कि यहाँ पर आपका जो क है इसका तीसरा अक्षर हो गया, और तीसरा अक्षर होने का मतलब होता है जश। क्या होता है दोस्तों, जश, और जश होने का मतलब हो जस्त संधि यहाँ पर हो जाती है। तो ऐसे करके आपका एक तो ये उदाहरण हुआ। एक उदाहरण ऐसा बताते हैं जहाँ पर आपको दोनों तरफ किसका व्यंजन मिलेगा आपको, यानी कि व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा उदाहरण हम देखते हैं जिससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि व्यंजन संधि के अंदर व्यंजनों का मेल स्वरों के साथ भी हो सकता है और व्यंजन के साथ भी हो सकता है। एक उदाहरण है आपका जैसे कि दिख, लिखा हुआ है दिख और गजह। अब देखो ये उदाहरण है आपका दिक धन गजह। अब यहाँ देखेंगे तो क है और यहाँ देखेंगे तो ग है। आपको पता है कि क भी व्यंजन है और ग भी व्यंजन है, तो दोनों को मिलाएंगे, दोनों ही व्यंजन हैं, तो व्यंजनों का मेल व्यंजनों के साथ में हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ बन जाएगा दिग्गजह, बन गया कि नहीं। ऐसे करके आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि व्यंजन संधि के अंदर व्यंजनों के साथ में व्यंजन का मेल हो सकता है और स्वर का मेल भी हो सकता है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाती है। ये तो हो गया आपकी कि अच संधि क्या है, स्वर व्यंजन संधि क्या है। अब इसके बाद में एक संधि और है आपकी विसर्ग संधि। अब दोस्तों विसर्ग संधि के अंदर जैसे नाम है आपका, नाम से पता लग रहा होगा, इसके अंदर विसर्ग का काम होता है, यानी विसर्ग के स्थान पर कार्य होते हैं। अब कैसे होते हैं वो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि आपकी संधि विसर्ग संधि, अब विसर्ग संधि में आपके विसर्ग है, जैसे कि ये विसर्ग हुआ। अब इस विसर्ग को कई बार विसर्ग का से बन जाता है, ठीक है, कभी बार रू हो जाता है, कभी इसका लोप हो जाता है, ठीक है, और कई इसके काम होते हैं, कभी ये ऊ में बदल जाता है। ऐसे अलग अलग प्रकार की ये काम इसके हो जाते हैं और काम के आधार पर ही इसका नाम भी अलग हो जाता है, ठीक है ना। सत्व संधि इसको नाम दे सकते हैं, उत्व संधि नाम दे सकते हैं, ठीक है, विसर्ग लोप संधि नाम दे सकते हैं। ऐसे करके कुल मिलाकर के विसर्ग संधि में यही होता है, यानी विसर्ग के स्थान पर काम होता है, तो वो आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। तो ये दोस्तों आज का हमारा पहला वीडियो है। तो पहली वीडियो के अंदर हम आपको सिर्फ संधि का परिचय दिया है। इसके बाद में हम आपको बात करेंगे यण संधि, और जो भी आपकी संधियाँ चलती हैं, गुण संधि, अयादि संधि जो भी रहेगी आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर, जो कुछ भी संधि का मैटर है उसको कंप्लीट बहुत ही एकदम सरल तरीका से आपको हम बताएंगे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में दोस्तों। अच्छे से इसको देखें और सुनें, जितनी भी जानकारी है उसको अच्छे से अपने को समझना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करना है, और सबसे मेन बात यह है कि आप जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, इसलिए क्योंकि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके और आपको इसका लाभ मिल सके, जिससे कि हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ हो, यही हमारा उद्देश्य है और आपका भी यही उद्देश्य है दोस्तों। तो हम सब मिल करके ये काम करेंगे, जितनी मेहनत हम करेंगे उससे ज़्यादा आपको करनी है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए टॉपिक के साथ में, फिर आपसे होगी मुलाकात एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।